मेरे प्यारे दोस्तों, एसेंशियल्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर वी डी भट्ट, आपका दोस्त, और फिलहाल डिस्कस कर रहा हूं सिमेट्री का चैप्टर। इस चैप्टर की ये फिफ्थ यानी कि 5वीं टॉक है, और इस टॉक में जो टॉपिक्स मैं कवर करने वाला हूं वो है कुछ पॉइंट ग्रुप्स जैसे कि C3V, C इनफाइनाइट V, CNH, CS, CI, और इसके अलावा मैं C3V पॉइंट ग्रुप के लिए मल्टीप्लिकेशन टेबल भी डिस्कस करने वाला हूँ। इसी टॉपिक पे इसी सिलेबस की इंग्लिश टॉक मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, लेकिन क्योंकि कुछ लर्नर्स की ये रिक्वेस्ट थी कि इंग्लिश हमको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ रहा है, तो सेम टॉक को मैं अभी हिंदी में दे रहा हूँ। हालांकि कवरेज सेम रहेगा, लेकिन कहीं कहीं एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, और मैं ये चाहता हूँ, एक्चुअली पूरी केमिस्ट्री की दुनिया चाहती है कि केमिस्ट्री के लर्नर्स जो है वो अच्छा इंग्लिश जाने। इससे फ़ायदा ये होगा कि दुनिया के किसी भी कोने के केमिस्ट से आप इंटरनेशनल लैंग्वेज में बात कर पाएंगे। लेकिन अगर इंग्लिश ये स्टेज पे थोड़ा वीक है तो ठीक है कि इसी बात को इंग्लिश में भी सुने और उसके बाद हिंदी में सुने, तो हमारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। इसीलिए मैं बहुत स्ट्रांगली आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले इंग्लिश वर्ज़न को ठीक से सुने। उसमें अगर कुछ डाउट्स रह जाए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, और उसके बाद भी आपको ज़रूरत हो तो ये हिंदी वर्ज़न को भी ध्यान से सुनें। तो मैं शुरू कर रहा हूँ C3V पॉइंट ग्रुप से। C3V पॉइंट ग्रुप के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे अमोनिया, फॉस्फीन, CH3- आयन वगैरह। क्योंकि सिमेट्री बेसिकली एलिमेंट्स नहीं देखती, वो तो शेप देखती है। तो इस टाइप के शेप के जितने भी मॉलिक्यूल्स, आयंस हैं, ये सभी C3V पॉइंट ग्रुप में आएंगे। अभी C3V पॉइंट ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होते हैं, तो हमको पता है कि हर एक पॉइंट ग्रुप में कम से कम एक एलिमेंट ऑफ सिमेट्री तो होता ही है, और उसका नाम है E। तो सबसे पहला एलिमेंट है E। उसके बाद जैसे अमोनिया का एग्जांपल लेके हमने देखा है कि C3V पॉइंट ग्रुप में या तो अमोनिया मॉलिक्यूल में दो एक्सिस ऑफ रोटेशन मिलेगी, रादर एक एक्सिस ऑफ रोटेशन मिलेगी, लेकिन उसके दो ऑपरेटर गिने जाएंगे, C3 और C3²। हम C3³ भी कर सकते थे, लेकिन हमको पता है कि C3³ = E, जिसको हमने ऑलरेडी लिख दिया है। C3⁴ करने जाए तो क्या होगा, C3⁴ C3। तो उस तरीके से ये दो ही ऑपरेटर होते हैं, C3 और C3²। उसके बाद ये मॉलिक्यूल में आप देखेंगे कि 3 σV मिलेंगे, और इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक एटम का नाम A रख देंगे, और वो एटम और सेंट्रल एटम से जो पास हो रहा है वो प्लेन को σVA कहेंगे। फिर दूसरे एटम का नाम B रखेंगे, और वो B एटम और सेंट्रल एटम के को इंक्लूड करते हुए जो प्लेन पास हो रहा है उसको σVB कहेंगे, और उसी तरह से σVC भी रहेगा। अभी इस C3V पॉइंट ग्रुप के मॉलिक्यूल्स में एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है। वो ये प्रॉपर्टी है कि ये ग्रुप नॉन अबेलियन है।
हमने देखा है कि अबेलियन मतलब कम्यूटेटिव रिलेशनशिप अगर होल्ड होती है तो, जैसे कि अगर a मल्टीप्लाइड बाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाई ए, देन आप ये कहते हैं कि ये ग्रुप अबेलियन है। लेकिन C3V पॉइंट ग्रुप में आप देखेंगे कि a मल्टीप्लाइड बाई बी इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाई ए। जैसे ये एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ मैं कि C3 मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा वी ए इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू सिग्मा वी ए मल्टीप्लाइड बाई C3। आप ये देखेंगे आगे डिस्कशन में कि C3 मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा वी ए जो होता है वो आता है सिग्मा वी बी, जबकि सिग्मा वी ए मल्टीप्लाइड बाई C3 करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है सिग्मा वी सी। तो इसके मल्टीप्लिकेशन टेबल और कुछ ऑपरेशंस के फिगर मैं आपको दिखाता हूँ। यही हमारी मेन फिगर रहेगी और यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये बेसिक मॉलिक्यूल है और इसके ऊपर हम अलग अलग टाइप के ऑपरेशन करके समझने की कोशिश करेंगे। इसमें आप देखें कि C3 एक्सिस कहाँ पे है, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन से पास होती हुई ये C3 एक्सिस है, और इसके आजू बाजू जब रोटेशन करते हैं 120 डिग्री का तो ये रोटेशन हुआ C3 का। जबकि अगर सिग्मा वी ए की बात करना है तो ये H एटम A है और नाइट्रोजन है, तो ये दोनों को इंक्लूड करके जो प्लेन बनता है वो प्लेन को हम कहेंगे सिग्मा वी ए। उसी तरीके से ये प्लेन जो बनता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एटम बी के इंक्लूड करते हुए उसको कहेंगे सिग्मा वी बी, और उसी तरीके से सिग्मा वी सी। तो अभी हम जाते हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल पे और फिर मल्टीप्लिकेशन टेबल की कुछ वैल्यूज़ डिराइव करने के लिए हम वापस ये फिगर पे आएंगे। तो जैसे कि हमने ऑलरेडी C2V पॉइंट ग्रुप के लिए मल्टीप्लिकेशन टेबल देखा है, उसमें यह है कि क्योंकि हमको पता है कि हो सकता है कि A मल्टीप्लाइड बाई बी इज़ नॉट इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाई ए, ग्रुप तो अबेलियन भी हो सकता है और नॉन अबेलियन भी हो सकता है। इसीलिए जब टेबल बनाते हैं तो नॉन अबेलियन में भी चले और अबेलियन में भी चले, उस तरीके का टेबल हमको बनाना पड़ेगा। इसलिए हमको बताना पड़ेगा कि फर्स्ट ऑपरेशन कौन सा है और सेकंड ऑपरेशन कौन सा है। इसलिए हम क्या करते हैं कि रो में जो दिखाते हैं इस डायरेक्शन में वो फर्स्ट ऑपरेशन और बॉटम में जाते हैं वो सेकंड ऑपरेशन। मैंने आपको ऑलरेडी C2V पॉइंट ग्रुप के मल्टीप्लिकेशन टेबल में ये समझाया है, लेकिन एक बार फिर से समझा रहा हूँ कि जैसे ये रिजल्ट आया है जो वो कैसे आया है, दिस E मल्टीप्लाइड बाई दिस E इज इक्वल टू दिस E। हम क्या करते हैं, पहले ऊपर से नीचे जाते हैं और फिर लेफ्ट में जाते हैं। तो पहला कौन सा आएगा, ये E, उसके बाद ये E। हमको वैसे पता है इस केस में कि E जो है वो मैथमेटिक्स में जैसे 1 नंबर होता है उसके जैसा है कि उसको किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करो तो वो जिसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं वही वैल्यू बन के आ जाएगा। तो ये पूरे कॉलम में आप देखेंगे कि सबसे पहला ऑपरेशन क्या होगा, E, और दूसरा ऑपरेशन बदलता जाएगा। ये जैसे ये सेल में अगर लिखना है कुछ तो हम क्या कहेंगे उसको E मल्टीप्लाइड बाय C3। इसका मतलब ये होता है कि आपने ओरिजिनल मॉलिक्यूल लिया, उसके ऊपर E नाम का ऑपरेशन किया और फिर आपको जो रिजल्ट मिला उसके ऊपर C3 नाम का ऑपरेशन किया। उसका रिजल्ट क्या आएगा, जैसे हमको पता है कि E इज़ लाइक नंबर 1, देयरफॉर इट विल बी C3 ओनली। तो उसी तरीके से आगे जाए तो जो कुछ भी इधर लिखा है वही ये पूरे कॉलम में बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे कॉलम पे आते हैं, C3 मल्टीप्लाइड बाई E। अभी हमको फिर से पता है कि E तो नंबर 1 जैसा ही है, तो C3 मल्टीप्लाइड बाई E क्या होगा, C3। फिर आगे जाते हैं, ये रो में आगे बढ़ते हैं, C3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई E करें तो क्या होगा, C3 स्क्वायर। तो इसी तरीके से ये पूरा रो जो है वो उसमें इसके ऊपर जो भी लिखा है वही कॉपी हो जाएगा। इसके बाद इस सेकंड कॉलम में आगे बढ़ते हैं, C3 मल्टीप्लाइड बाई C3।
ये इधर आएगा। तो हमको पता है कि C3 मल्टीप्लाइड बाई C3 इज इक्वल टू C3 स्क्वायर, फिर C3 मल्टीप्लाइड बाई C3 स्क्वायर, तो वो क्या होगा, ये इधर लिखना पड़ेगा उसको। तो C3 मल्टीप्लाइड बाई C3 स्क्वायर होगा C3 क्यूब, मतलब Cn⁻n। और ये एक जनरल रूल है कि Cn⁻n इज ऑलवेज इक्वल टू E। ठीक है, अभी इसके बाद जो पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो आप ध्यान से सुने, वो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। C3 मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा वी ए, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, सिग्मा वी बी। ये मैंने लिखा है, तो आपको तो पता नहीं चलेगा क्या रिजल्ट आएगा, इसलिए हम वो फिगर में जाके चेक करते हैं। C3 मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा वी ए, ये देखिए ये हमारा ओरिजिनल मॉलिक्यूल है। तो इसके ऊपर C3 ऑपरेशन अगर करते हैं तो क्या होगा कि ये सभी हाइड्रोजन एटम हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 120 डिग्री का रिप्लेसमेंट ले लेंगे, अपनी पोजीशन बदल देंगे। तो ये HA जो है वो कहाँ आएगा, HB की जगह पे, HB कहाँ जाएगा, HC की जगह पे, और HC कहाँ जाएगा, HA की जगह पे। तो ये रिजल्ट है C3 का, देखिए ऐसा ही हुआ है ना। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, C3 मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा वी ए, मतलब सिग्मा वी ए प्लेन में रिफ्लेक्शन करना है। अभी ज़्यादातर लोग जो गलती कर देते हैं वो ये है कि ये सोचते हैं कि एटम ए और नाइट्रोजन से जो निकलता है प्लेन उसको सिग्मा वी ए कहेंगे। वो बात सही है, लेकिन ओरिजिनल मॉलिक्यूल में एटम ए से जो निकलता है प्लेन उसको हम सिग्मा वी ए कहेंगे, इसको नहीं, क्योंकि ये तो बदलता जाएगा ना। इसीलिए ये प्लेन जो है उसको हम कहेंगे सिग्मा वी ए, एन और एच ए वाला, इसमें रिफ्लेक्शन कराना है। तो जो एटम ऑलरेडी प्लेन में आ गए हैं उसका तो कुछ नहीं होने वाला है रिफ्लेक्शन के बाद भी, लेकिन जो प्लेन के दो साइड पे हैं उनकी पोजीशन इंटरचेंज हो जाती है। तो HB और HC की पोजीशन इंटरचेंज हो जाती है। यहाँ पे क्या है, अब देखिए यहाँ पे अभी HC जो लिखा है वो एक्चुअली प्लेन कौन सा है, HA। तो ये प्लेन में आप रिफ्लेक्ट कराओ तो क्या होगा, HC और नाइट्रोजन की पोजीशन सेम रहेगी, देखिए फिगर में, और ये HB और HA की पोजीशन जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगी, देखिए फिगर में। ठीक है, तो ये C3 मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा वी ए नाम का ऑपरेशन हुआ। अभी ये ऑपरेशन का जो रिजल्ट आया वो लाने का एक और तरीका भी था, और तरीका ये था कि आप ये ओरिजिनल मॉलिक्यूल में सिग्मा वी बी नाम का ऑपरेशन कीजिए, मतलब हाइड्रोजन एटम बी जो है उसको लॉक कर दीजिए और HA और HC की पोजीशन इंटरचेंज हो जाए, ऐसा रिफ्लेक्शन करवाइए। तो क्या हुआ, HB HC HA। ठीक है, तो ये दोनों हो गए सेम, C3 मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा वी ए इज इक्वल टू सिग्मा वी बी, ये मिल गया हमको रिलेशन। तो हमने इधर लिख दिया, ये टेबल में देखिए, C3 मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा वी ए इज इक्वल टू, ये सेल में क्या लिखा है हमने, सिग्मा वी बी। ठीक है, उसी तरीके से आप कर सकते हैं C3 मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा वी बी, और फिर देखिए क्या रिजल्ट आता है, वो डेफिनेटली सिग्मा वी सी जैसा ही आएगा। और उसी तरीके से आप C3 मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा वी सी करिए तो ये सिग्मा वी ए ही आएगा। अभी ये टेबल को आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि हर एक रो में जितने भी एलिमेंट है ये ग्रुप के वो सब आ जाते हैं और कोई भी रिपीट नहीं होता है। उसी तरीके से हर एक कॉलम में भी ऐसा है, C3 स्क्वायर E सिग्मा वी बी सी ए सब आ गए, कोई भी रिपीट भी नहीं हुआ। तो जब आपको खाली एक ही बाकी होता है तो पता चल जाता है क्या आएगा। ठीक है ना, अभी मैंने आपको बताया C3 मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा वी ए, ये सिग्मा वी बी होता है। मैं आपको अबेलियन वाला रिलेशन दिखाने चाहता हूँ कि C3 मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा वी ए इज इक्वल टू सिग्मा वी बी, लेकिन सिग्मा वी ए मल्टीप्लाइड बाई C3 वो क्या होता है। तो ये इधर लिखा है हमने
सिग्मा वी सी, सिग्मा वी ए मल्टीप्लाइड बाई C3 जब करेंगे तो सिग्मा वी सी आएगा। ये हम चेक कर रहे थे। और ये दोनों देखिए ए बी और बी ए जैसा ही है लेकिन इक्वल नहीं है, एक में सिग्मा वी बी आता है और एक में सिग्मा वी सी आता है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिगर में वापस जाएंगे। सिग्मा वी ए मल्टीप्लाइड बाई C3, तो पहले सिग्मा वी ए करते हैं, मतलब ये हाइड्रोजन एटम की पोजीशन नहीं बदलेगी, नाइट्रोजन की भी नहीं बदलेगी, और ये दो पोजीशन बी और सी की इंटरचेंज हो जाएगी। तो क्या हुआ, ए अपनी जगह पे, बी और सी इंटरचेंज। और उसके बाद C3 ऑपरेशन करो, उसके बाद ये मॉलिक्यूल को यहाँ से रोटेट कराओ, तो क्या होगा, सी जो है वो जाएगा बी की जगह पे, बी जाएगा ए की जगह पे। अब देखिए सी आ गया बी की जगह पे, ए आ गया बी की जगह पे, और सी बी चला गया ए की जगह पे। ये जो रिजल्ट मिलता है वो लाने का एक और तरीका है, वो क्या है, सिग्मा वी सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिग्मा वी ए मल्टीप्लाइड बाई C3 इज इक्वल टू सिग्मा वी सी। तो यही मैंने टेबल में दिखाया है आपको। बाकी के जो ऑपरेशंस है वो 1 बाय 1 जैसे आप करते जाएंगे आपको पता चल जाएगा। जनरली आपको पता है सब कि ई को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आएगा वैल्यू। उसी तरीके से C3 जो है उसको अगर C3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C3 स्क्वायर आएगा, C3 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो C3 क्यूब यानी कि ई आएगा। और एक और रूल आपको पता है कि जैसे ये देखिए आप, सिग्मा वी ए मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा वी ए क्या आएगा, सिग्मा वी ए मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा वी ए, इसकी वैल्यू ई आएगी। क्योंकि हमको पता है एक ही प्लेन में डबल रिफ्लेक्शन जब करते हैं तो कोई चेंज नहीं दिखता, इसका मतलब आइडेंटिटी आ गया। तो ये बात हो गई हमारी C3V टेबल के, C3V पॉइंट ग्रुप के मल्टीप्लिकेशन टेबल के बारे में। अभी एक और पॉइंट ग्रुप की बात करते हैं, C इनफाइनाइट V ग्रुप। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट ग्रुप है। इसके अंदर जैसे हमने देखा अमोनिया में C3 एक्सिस है ना, वाटर में C2 एक्सिस है। ये मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे होते हैं जिसमें C इनफाइनाइट एक्सिस होती है, मतलब उसको कितना भी कम या कितना भी ज़्यादा रोटेट करो अपीयरेंस सेम ही रहेगा। तो उसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, कोई भी डायएटमिक मॉलिक्यूल ले लो कि जिसमें दोनों एटम सेम नहीं हो, दोनों एटम डिफरेंट होने चाहिए। जैसे अगर आपने HCl ले लिया, जैसे आपने कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिया, ऐसे तो वो मॉलिक्यूल को फिर आप वो दोनों एटम के बीच में से जो एक्सिस, दोनों एटम को लेते हुए जो एक्सिस पास होती है उसमें रोटेट करो, तो किसी भी एंगल पे आप रोटेट करेंगे तो हमेशा आप देखेंगे कि उसमें सेम अपीयरेंस ही रहेगा। इसके अलावा मतलब इसके पास C इनफाइनाइट एक्सिस हो गई। इसके अलावा ये मॉलिक्यूल्स के पास, ऐसे मॉलिक्यूल्स के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्टिकल प्लेन्स भी होते हैं, इनफाइनाइट फोल्ड रोटेशन एक्सिस और इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्टिकल प्लेन्स जिसमें आप रिफ्लेक्ट करा सकें, इसलिए इनका नाम रहता है C इनफाइनाइट V पॉइंट ग्रुप। उसके बाद हम आते हैं CNH पॉइंट ग्रुप। ये जो पॉइंट ग्रुप्स है उसमें CNH मतलब वो हो सकता है C1H, C2H, C3H वगैरह वगैरह। तो अगर C2H है तो मतलब उसके पास दो रोटेशन, N रोटेशन ऑपरेटर ऐसे लिखा है ना, मतलब उसके पास दो रोटेशन ऑपरेटर होंगे और दो ऐसे ऑपरेटर्स होंगे कि जिसको आप सिग्मा H से मल्टीप्लाई कर सको। तो ये सिचुएशन होगी कि जैसे इसमें कितने कितने एलिमेंट आएंगे। अगर C3H की चलिए बात करता हूँ मैं, तो C3 आएगा, N इज इक्वल टू 3, तो C3, फिर C3 स्क्वायर, फिर C3 क्यूब, लेकिन C3 क्यूब इज इक्वल टू E। तो ये C जो है वो कितने हो जाएंगे, 3, C3 है तो 3 C आएंगे। उसी तरीके से Sn⁻n आएगा तो S3⁻3 आएगा और उसके जितने ही सिग्मा H प्लेन्स आएंगे। ठीक है,
तो इसका एग्जांपल हमने बताया कि भाई CNH ग्रुप्स में टोटल 2n नंबर एलिमेंट्स होते हैं, जितनी C एक्सिस उतनी सिग्मा H, और ये जो ग्रुप्स होते हैं वो अबेलियन ग्रुप होते हैं, उसमें कम्यूटेटिव रिलेशनशिप मेंटेन होती है। अभी इसकी एक खासियत यह है कि CNH ग्रुप जब हो और N की वैल्यू इवन हो 2, 4, 6, 8 वगैरह, तो ये मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ इन्वर्जन भी मिलेगा। लेकिन अगर ऑड हो तो सेंटर ऑफ इन्वर्जन इसमें नहीं मिलेगा। अभी सेंटर ऑफ इन्वर्जन के बारे में ये लेक्चर के एंड में मैं बहुत डिटेल में बात करने वाला हूँ, इसलिए अभी मैं जस्ट बोल देता हूँ कि सेंटर ऑफ इन्वर्जन मिलेगा या नहीं मिलेगा, और ये लेक्चर के एंड में मैं डिटेल में एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा। अभी जैसे एग्जांपल लेते हैं C1H, तो उसमें क्या होगा, C1 इज इक्वल टू E, तो ये C1 लिखो या E लिखो, E लिखना पड़ेगा, और एक सिग्मा H होगा। उसी तरीके से C2H अगर हो तो N हो गया अपना E1, N इज इक्वल टू 2 इज E1। तो उसका एग्जांपल भी हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है, ट्रांस 1,2-डाइक्लोरोइथिलीन, उसमें E रहेगा, फिर C2 एक्सिस रहेगी, फिर सिग्मा H रहेगा, और जैसे बताया कि सेंटर ऑफ इन्वर्जन I आएगा क्योंकि इवन नंबर है। अभी कुछ इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं हम। ये फिगर में मैंने आपको जो मॉलिक्यूल्स दिखाया है उसका पॉइंट ग्रुप है CS। CS पॉइंट ग्रुप कब देखने मिलता है कि जैसे मैंने ये फिगर्स में दिखाया आपको कि टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल विथ 2 और 3 आइडेंटिकल लिगेंड्स, मतलब टेट्राहेड्रल में कार्बन से 4 एटम तो जुड़ते हैं, उसमें से 2 या 3 सेम हो तो ये मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप बनेगा CS। ये CS की खासियत क्या है कि CS पॉइंट ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट E के अलावा फक्त एक ही दूसरा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होता है, और वो क्या होता है, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए कि अगर मैं Cl, C और Br के बीच में से एक प्लेन निकालता हूँ तो ये प्लेन की दोनों साइड पे हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे, मतलब इसमें से अगर मैं रिफ्लेक्ट करवाता हूँ तो मॉलिक्यूल का अपीयरेंस सेम रहेगा। इसके अलावा आपको कोई भी एक्सिस या दूसरा और कोई भी प्लेन इसके अंदर नहीं मिलेगा कि जिसमें आप ऑपरेशन करो और ये सिमेट्रिकल ऑपरेशन, सिमेट्री ऑपरेशन बने। आप चेक कर सकते हैं, बट आई एम श्योर। इसी तरीके से ये मॉलिक्यूल देखिए कि ये हाइड्रोजन, ये कार्बन और ब्रोमीन, इससे मैं डिवाइड कर सकता हूँ मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट में, मतलब कि मैं रिफ्लेक्ट कराऊंगा तो भी अपीयरेंस सेम रहेगा। सो सच एंटिटीज आर क्लासिफाइड इनटू CS पॉइंट ग्रुप वगैरह मैंने आपको बता दिया। और उसका एग्जांपल भी जैसे मैंने ऑलरेडी लिख के दिखा है, लेकिन CH2BrCl हो सकता है, या तो इन जनरल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें हम लिखते हैं Ma2Bc या तो Ma3B वगैरह। उसके बाद मैं जो बात करने वाला हूँ आज वो है CI पॉइंट ग्रुप, कि जिसका E के अलावा इसके पास खाली एक ही एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होता है, और वो कौन सा होता है, वो होता है I, सेंटर ऑफ इन्वर्जन ही होता है उसके पास। बाकी हाईली अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, उसके पास कोई भी रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, कोई भी रिफ्लेक्शन सिमेट्री नहीं है, प्लेन भी नहीं है, एक्सिस भी नहीं है, लेकिन ये मॉलिक्यूल का इन्वर्जन अगर हम करते हैं तो ये मॉलिक्यूल का अपीयरेंस सेम आता है। तो मैं इसके लिए आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि एक वो वीडियो मैंने ऑलरेडी दिखा है, लेकिन फिर से दिखा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें फिर से दिखाने में भी। ये देखिए, ये मॉलिक्यूल जो है वो सब्स्टिट्यूटेड इथेन है। ये देखिए कार्बन है और एक और कार्बन है, और दोनों कार्बन पे जो अगर इथेन होता तो 3-3 हाइड्रोजन लगते हैं,
उसके बदले वो तीनों हाइड्रोजन को निकाल के या सब्सटीट्यूट करके ब्रोमो, क्लोरो और आयोडो लगा दिए हैं, और दूसरे पर भी ऐसा ही किया है। अभी इसमें खास ध्यान ये रखा है कि आयोडो एक और आयोडो दूसरा एग्जैक्टली ऑपोजिट पोजीशन पे है। ये क्लोरो और इसके पीछे जो क्लोरो है वो दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट पोजीशन पे है। ये ब्रोमो और ये दूसरा ब्रोमो एग्जैक्टली ऑपोजिट पोजीशन पे है, तभी जाके इसके अंदर सेंटर ऑफ इन्वर्जन मिलेगा। अगर ये एग्जैक्ट ऑपोजिट पोजीशन पे नहीं है तो नहीं मिलेगा। मैं आपको ये पिक्चर को थोड़ा सा घुमा के भी दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसको अच्छे से समझने के लिए मैंने क्या किया है कि मॉलिक्यूल में जैसे ये भी क्लोरीन है और ये भी क्लोरीन है, लेकिन दोनों के कलर अलग अलग लिए हैं, तो एटम वाइज मैंने कलर नहीं लिया है, उसके बदले मैंने क्या किया है, डेप्थ वाइज कलर लिया है कि जो लाल कलर का दिख रहा है वो प्लेन के बाहर आ रहा है, और जो परफेक्टली ब्लू कलर का दिख रहा है वो प्लेन के परफेक्टली पीछे है। जो येलो है वो प्लेन के ऊपर है, मतलब पेपर पे ऊपर होता है ऐसे, और ये कलर धीरे धीरे बदलता जाता है। जैसे जैसे ये अभी डार्क रेड नहीं हुआ ना, मतलब थोड़ा सा बाहर है, ये अभी डार्क ब्लू नहीं हुआ, मतलब थोड़ा सा अंदर है, पूरा अंदर नहीं है। उस तरीके से ये मॉलिक्यूल के कलर बदलते जाएंगे। अभी मैं इसको एक बार रोटेट करके ये मॉलिक्यूल आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली इसको दूसरे तरीके से भी आप देख सकते हैं। मैंने जैसे दिखाया है उसके अलावा भी एक और तरीका है, लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है, लाल मतलब बाहर, ब्लू मतलब अंदर। ये देखिए सेम मॉलिक्यूल मैंने खाली थोड़ा सा घुमाया है उसको। अभी ये पहला जो कार्बन एटम है उसके ऊपर क्या लगा है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और ये तीनों तीन आ रहे हैं बाहर क्योंकि लाल है। ये कार्बन के बराबर पीछे एक और कार्बन है, उसके पर भी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन लगे हुए हैं, और ये सब ब्लू कलर के हैं, मतलब वो पीछे की ओर जा रहे हैं। अभी आप देखिए कि ये आयोडीन और दूसरे कार्बन का आयोडीन बराबर एक दूसरे से ऑपोजिट पोजीशन में है। उसी तरीके से ये ब्रोमीन और ये ब्रोमीन बराबर ऑपोजिट पोजीशन पे है। ये क्लोरीन और ये क्लोरीन भी बराबर ऑपोजिट पोजीशन पे है। अगर ऐसा सिचुएशन हो परफेक्टली स्टैगर्ड, तभी जाके ये मॉलिक्यूल में आपको सेंटर ऑफ इन्वर्जन मिलेगा। अभी मैं मॉलिक्यूल को फिर से पहले जैसा कर देता हूँ एक बार। तो ये हो गया है। अभी इसमें मुझे करना है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन है ऐसा मैं क्लेम कर रहा हूँ ना, तो इन्वर्जन नाम का ऑपरेशन करना है। इन्वर्जन मतलब क्या होता है, पहले 180 डिग्री का रोटेशन करो, और उसके बाद जिस एक्सिस से हमने रोटेशन किया है उससे परपेंडिकुलर एक प्लेन में वो मॉलिक्यूल का रिफ्लेक्शन कराओ, और अगर अपीयरेंस सेम आता है तो ये हम कहेंगे कि सेंटर ऑफ इन्वर्जन है। तो ये जो पहली फिगर है वो मैं आपके रेफरेंस के लिए रख रहा हूँ ताकि पता चले कि पहले कैसा दिखता था। ये जो दूसरी सेंटर में फिगर है, ये फिगर मैंने क्यों रखी है, क्योंकि मैं ये फिगर में फर्स्ट ऑपरेशन करूँगा 180 डिग्री का रोटेशन, और कौन सी एक्सिस से करूँगा, ये मेरा हाथ, ये जहाँ पे कर्सर रखा है वहाँ से, ठीक है। तो 180 डिग्री का रोटेशन करूँगा। मुझे इसके लिए एक एक्सिस सिलेक्ट करनी पड़ेगी, या तो मैं सीधा उसको पहले रोटेट करके देख लेता हूँ। नहीं, ये ऐसे नहीं करना है मुझे उसको थोड़ा एक्सिस उसका चेंज कर लेता हूँ, शायद से जेड एक्सिस से करूँगा, ठीक हो जाएगा। हाँ, तो ये मेरा 180 डिग्री का रोटेशन अभी हो गया। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, मैं उसको एक बार फिर से घुमा के सीधा कर लेता हूँ। ये ज़्यादा हो गया, फिर उसको अरेंज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, इसलिए ये फिर से ओरिजिनल आ गया। अभी मैं रोटेट करता हूँ।
ठीक है, अभी ये 180 डिग्री का रोटेशन हो गया इसका। आपने देखा कि C1 और C5 जो है उसकी पोजीशन इंटरचेंज हो गई। अभी मैं क्या करूँगा कि ये मॉलिक्यूल के ऊपर सिग्मा H करूँगा, मतलब कि जो एक्सिस से रोटेट किया उससे परपेंडिकुलर प्लेन, मतलब कि ये एटम्स को इंक्लूड करता हुआ I6 C5 C1 I3, उसको इंक्लूड करता हुआ जो प्लेन है उसमें से रिफ्लेक्ट कराऊंगा। तो क्या होगा कि ये Cl4 और Br2 वो दोनों की पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी। उसी तरीके से ये Cl7 और Br4 वो दोनों की पोजीशन भी इंटरचेंज हो जाएगी। तो पहले मैं इसको ये सेकंड और थर्ड को सेम बनाना पड़ेगा ना मुझे एक बार, तो पहले बना लेता हूँ उसको सेम और फिर उसको रिफ्लेक्ट करता हूँ। ये मेरा अभी हो गया C3 नहीं C2। उसके बाद करूँगा सिग्मा H। ये अब देखिए मैं इसको रिफ्लेक्शन कराऊँगा तो क्या होगा, आपको शायद जब मैं रिफ्लेक्शन कराऊंगा तो वो बहुत फास्ट चलेगा प्रोसेस, इसलिए आपको दिखेगा नहीं, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें क्या होने वाला है कि ये येलो कलर के जितने एटम्स है वो वहीं पे रहेंगे और बाकी के जो एटम की पेयर है Br4 Cl7 पोजीशन इंटरचेंज, Cl4 Br2 पोजीशन इंटरचेंज। तो ये करवा दिया मैंने रिफ्लेक्शन। मॉलिक्यूल का थोड़ा सा ओरिएंटेशन बदल गया है लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए मैं फिर से उसको अरेंज कर देता हूँ और मुझे ये कहना था ना कि मेरे पास जो मॉलिक्यूल है रिफ्लेक्शन करने इन्वर्जन करने के बाद जो मॉलिक्यूल मुझे मिला है वो और जो ओरिजिनल था वो दोनों का अपीयरेंस सेम आएगा। तो आप देख लीजिए ये फर्स्ट फिगर और ये थर्ड फिगर सेम है। नंबर से मत जाइए क्योंकि नंबर खाली हमने अपने लिए लगाया है, एक्चुअल मॉलिक्यूल में तो नंबर नहीं दिखेंगे ना। लेकिन आप देखिए कि ये Cl4 की जगह पे जैसे इधर Cl7 आ गया है तो क्लोरीन ही, उसी तरीके से आयोडीन 3 की जगह पर आयोडीन 6 आ गया है, उसी तरीके से ब्रोमीन 2 की जगह पे ब्रोमीन 4 आ गया है। और आप देखेंगे कि कार्बन एटम भी बदल गए हैं लेकिन एटम नंबर बदले हैं, खाली एटम्स तो वही के वही। तो ये हुआ इन्वर्जन और ये एग्जांपल अपना सेट हुआ कि CI पॉइंट ग्रुप के लिए, और ये एग्जांपल है कौन सा CiClBr CiClBr। इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट E के अलावा ओनली सेंटर ऑफ इन्वर्जन ही है। तो ये डिस्कशन अभी इधर ख़त्म करते हैं और जैसे 6th टॉक में अपलोड करता हूँ इंग्लिश में, उसके कुछ टाइम बाद मैं हिंदी में भी अपलोड करूँगा। थैंक यू।